नमस्कार, आप देख रहे हैं केकर सत्ता केकर बारी और मैं हूं धीरेन्द्र कुमार। 17वीं बिहार विधानसभा के लिए दिग्गजों ने दांव लगाना शुरू कर दिया है। जनता के सवाल हैं और हमारी कोशिश है कि हम जनता के सवाल को लेकर नेता तक पहुंचे। और आज हमारे साथ जनता के सवालों का सामना करने के लिए मौजूद हैं बिहार विधानसभा में, बिहार सरकार में नंबर 2 की स्थिति में और बिहार भाजपा में सबसे कद्दावर व्यक्ति सुशील कुमार मोदी जी। मोदी जी, स्वागत है। चर्चा शुरू करने से पहले थोड़ा सा एक पर्सनल, जब भी किसी अखबार में, किसी मैगजीन में या कहीं भी सुशील कुमार मोदी पर कोई कार्टून बनता हो, कोई मिमिक्री करता है, कैसा महसूस करते हैं? नहीं, मुझे लगता है कि कम से कम इस योग्य तो हो गया कि मुझ पर भी कार्टून बनने लगा है। मुझे अच्छा लगता है इस मायने में कि मेरा कद ऐसा हो गया कि मुझ पर भी कार्टून बनने लगे हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा कार्टून तो बनते नहीं हैं, लेकिन जो भी कार्टून बनते हैं तो आनंद आता है और उसमें से आदमी हाथ से व्यंग के साथ साथ सीखता भी है। क्योंकि जिस चीज़ पर चोट की गई है तो सुधरने का भी एक मौका है, सीखने का भी एक मौका है कि और क्या बेहतर किया जाए। लेकिन अगर बायस्ड है, अगर जानबूझकर जलील करने के लिए आरोप लगाए जा रहे हैं तो निश्चित है कि तकलीफ होती है, क्योंकि हर बात का हम जवाब नहीं दे सकते हैं। लेकिन बाकी योजनाओं के बारे में, कार्य पद्धति के बारे में, कार्यप्रणाली के बारे में अगर आलोचना होती है, क्रिटिसिज्म होती है, तो सीखने का मौका देखिए बहुत मिलता है। आप देश की सबसे बड़ी पार्टी के नेता हैं। बिहार में ऑन रिकॉर्ड भाजपा के पास 76 लाख कार्यकर्ता, तकरीबन एक बूथ पे 70 से अधिक कार्यकर्ता और 10 वोटर पे एक कार्यकर्ता। फिर भी बिहार में लगातार 15 साल से हम छोटे भाई की भूमिका में हैं। ऐसा नहीं लगता कि हमें भी बड़ा भाई भाजपा को होना चाहिए, नंबर 1 की स्थिति में हम आए? देखिए, बात तो सही है कि नंबर 1 हर आदमी बनना चाहता है, लेकिन बिहार की एक वास्तविकता है, अभी तक की जो वास्तविकता है जी, कि एक त्रिभुज है। हम लोग पढ़ते थे कि त्रिभुज के 3 भुजाओं में से 2 भुजा अगर मिल जाए तो तीसरी से बड़ी हो जाती है। तो बिहार में भाजपा, जदयू और राजद, ये त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं। इसमें 2 मिल जाती हैं तो तीसरे से बड़ी हो जाती है। तो पहले जब बीजेपी जेडीयू मिलकर चुनाव लड़ी तो राजद को हमने पराजित कर दिया, और जब जनता दल यू और राजद मिल गया तो उसने बीजेपी को पराजित कर दिया। ये स्थिति हमेशा रहेगी, ऐसा आवश्यक नहीं है। लेकिन आज की सच्चाई है कि बिना गठबंधन के कोई एक दल, चाहे वो बीजेपी हो, जेडीयू हो, आरजेडी हो, कांग्रेस हो, कोई एक दल अपने बलबूते पर आज कम से कम सरकार बनाने की स्थिति। इस चुनाव के लिए तो आपने चतुर्भुज बना लिया। तो 2015 में हम लोग अलग से चुनाव लड़े, हम लोगों ने देख लिया। 2014 के लोकसभा चुनाव में जनता दल लोकसभा चुनाव अलग से लड़ी, उन्होंने भी देख लिया। एक पार्टी बिहार में अभी है, तकरीबन 2 साल पुरानी पार्टी है, और किसी भी चुनाव में उसका लिटमस पेपर टेस्ट पॉजिटिव नहीं आया। लेकिन आपने उन्हें 11 सीट के साथ अपने सहयोगी बनाया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने कहा कि ये पिछड़ों के, अति पिछड़ों के सबसे बड़े नेता हैं। ऐसी क्या बात होगी? देखिए, बिहार के अंदर जो निषाद समाज है जी, ईबीसी में उसकी सबसे बड़ी आबादी है, और उत्तर बिहार के इलाकों के अंदर उनका एक बहुत बड़ा वोट बैंक है जी। तो उससे जुड़े हुए एक नेता हैं मुकेश सहनी, और हम लोग को लगा कि जब एलजेपी हमसे नहीं जुड़ रही है जी, एक और सहयोगी दल आवश्यक है, और इसलिए हम लोगों ने वीआईपी पार्टी को अपने साथ जोड़ा है। पहले भी वीआईपी हमारे साथ थी, 2014 में भी, 2015 के चुनाव में भी। 15 साल के इस सफर में बिहार में कोई भी एक बड़ा उद्योग नहीं लग पाया। क्या इसके पीछे की वजह क्या है? 2 टूक सा बता रहा हूँ, क्योंकि बिहार में कभी भी बड़ा उद्योग आज़ादी के बाद आज तक नहीं लगा। यानी जब बिहार झारखंड एक था तो जो भी बड़े उद्योग लगे वो झारखंड के इलाके में लगे। कुछ एक तो बरौनी, बेगूसराय में तो प्राइवेट पब्लिक सेक्टर है ना जी, पब्लिक सेक्टर। तो पब्लिक सेक्टर तो केंद्र या सरकार लगाती है जी, अब तो सरकारें लगाती नहीं है जी। तो आप देखेंगे आज़ादी के बाद से जितने उद्योग आए वो सारे के सारे टाटानगर, रांची, धनबाद, लेकिन 70 आते आते सारी चीनी मिलें जो सरकारी थी वो रुग्ण हो गई। देखिए, इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि बिहार में जमीन का बहुत बड़ा संकट है। जो बिहार के अंदर जो औसत होल्डिंग है वो 1 हेक्टेयर से कम है। अगर आपको 20 एकड़ जमीन चाहिए तो आपको 20 लोगों से समझौता करना या ज़्यादा भी, या ज़्यादा, इतनी छोटी छोटी होल्डिंग है और बहुत ही फर्टाइल लैंड है। हाँ। इसे किसान जमीन देना नहीं चाहता, छोड़ना नहीं चाहता है। इसीलिए देखिए, हर राज्य की अपनी एक विशेषता है, कुछ कमियां रहती हैं। इसलिए मैं तो साफ 2 टूक आपके सामने कर रहा हूँ कि बिहार में कभी कोई बड़ा उद्योग नहीं आ सकता, लेकिन कुटीर उद्योग, छोटे उद्योग, मीडियम साइज इंडस्ट्री,
फूड बेस्ड इंडस्ट्री, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, चमड़ा बेस्ड इंडस्ट्री, आईटी से रिलेटेड ये उद्योग आए हैं, अच्छी संख्या में आए हैं। और देखिए एक और चीज़ है जी। अगर आपके पास बिजली नहीं तो उद्योग क्यों आएंगे? तो अब बिल्डिंग को ऊंचा बनाना चाहे बना सकते हैं। तो ये हमारा जो चौथा कार्यकाल होगा तो सड़क, बिजली, पानी, लॉ एंड ऑर्डर, ये सारी चीज़ें ठीक हो गई तो एक लंबी छलांग हम लगा सकते मैं हैं। आपका कुछ हाल का बयान देख रहा था। आपने दावा किया कि अगर अगले 5 साल के लिए मुझे मैंडेट मिलता है या मेरे गठबंधन को मैंडेट मिलता है तो हम जाल बिछा देंगे उद्योगों का। गेहूँ, चावल, मक्का होता बहुत बड़े पैमाने, केला होता है, ये जो लीची होती है, मखाना होता है, जी। उस पर आधारित उद्योग लगेंगे। तो यानी उसके लिए कोई बहुत बड़े उद्योग की आवश्यकता नहीं है। हम उद्योगों का जाल बिछाएंगे ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जो हमारी ताकत है। एग्रीकल्चर हमारी ताकत है, माइंस और मिनरल्स हमारी ताकत नहीं है। जी। इसलिए कृषि पर आधारित उद्योग जो है, चावल मिल है, दाल मिल है, पोटैटो चिप्स है, इस तरह से जो फूड प्रोसेसिंग पार्क है। जिस समय कोरोना देश के अंदर पहली बार आया, लॉकडाउन का माहौल बना, लॉकडाउन लागू हुआ, पूरे देश में बिहार की छवि मजदूर सप्लायर के रूप में स्थापित हो गई। किसको जिम्मेदार मानते हैं इसके लिए? देखिए ये एक बिहार की वास्तविकता और आज की वास्तविकता नहीं है। 150 साल पहले भी यहाँ के लोग कमाने के लिए बाहर जाते थे। उसका एक बहुत बड़ा कारण है बाढ़। बाकी राज्यों को हर साल बाढ़ का मुकाबला नहीं करना पड़ता है। बिहार के अंदर कोई ऐसा साल नहीं जाता होगा जब नेपाल की नदियाँ निकलकर और बिहार को तबाह कर देती है। और जब तबाही होती है तो जो मकान बनाए सरकार ने वो टूट गए बाढ़ के दौरान, और स्थिति को सामान्य होने में समय लगता है। तो देखिए बाढ़ एक बहुत बड़ा कारण है। और हाल के वर्षों में हमारा दुर्भाग्य रहा बिहार का कि एक साल बाढ़ तो एक साल सूखा। तो ये प्रकृति की जो मार है इसलिए भी। लेकिन मैं एक बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 2005 के पहले जितने बड़े पैमाने पर माइग्रेशन होता था उसमें भारी कमी आई है। ये आत्मनिर्भर बिहार जो आप लोगों ने स्लोगन दिया है उसका परिणाम तो नहीं है? देखिए आत्मनिर्भर बिहार का स्लोगन तो आज दिया हम लोगों ने, लेकिन 2005 से जब से सरकार में है जी। बाहर जाने वाले लोगों की देखिए बिहार की आबादी 12 करोड़। जी। कितने लोग गए बाहर? 1 करोड़ 80 लाख। तो 10% हुआ ना। यानी वो बिहार के 1 करोड़ लोग बिहार के बाहर अलग अलग समय में काम करते रहे जी। तो देखिए ज़्यादा कमाने के लिए लोग जाएंगे यहाँ पर रुक नहीं। तो जमाना बदल गया, दुनिया छोटी हो गई। अगर आज किसी व्यक्ति को दिल्ली में अगर 20,000 की नौकरी मिल गई तो बिहार में 10,000 की नौकरी क्यों करेगा? वो तमिलनाडु जाएगा। तो आप बाहर जाने से रोक नहीं सकते। लेकिन हमारा एक ही कहना है, 2 जून की रोटी कमाने के लिए किसी को बाहर ना जाना पड़े। ज़्यादा कमाने के लिए, ज़्यादा पढ़ाई के लिए अगर बाहर जाता है तो कोई इसको रोक नहीं सकता। इसलिए हमारा ये प्रयास है कि यहीं पर लोगों को इतनी रोजी रोटी मिले कि गरीब आदमी को ज़्यादा कमाने वाला बाहर जाए लेकिन बाकी वो अपना वो रोजगार यहीं कर सके। इसके लिए हम लोगों ने पहले भी आखिर बिहार में इतनी सड़कें बन रही हैं तो आखिर रोजगार तो मिल रहा है ना। अगर सड़कें बन रही हैं, इतनी बिल्डिंग्स बनी बिहार के अंदर, तो आखिर भवन अगर बन रहे हैं, पुल पुलिया बन रहा है, इतने ब्रिजेस बन रहे हैं, केंद्र की सरकार, बिहार की सरकार, तो रोजगार तो हम पढ़े लिखे लोगों के लिए जो रोजगार चाहिए। लेकिन हम कोई झूठा वायदा नहीं करेंगे। हम लोगों को स्किल्ड करेंगे, कौशल उनका हुनर बढ़ाएंगे, बैंक से लोन दिलवाएंगे ताकि लोग जो हैं वह स्वरोजगार कर सकें और रोजगार पाने वाले के बजाय रोजगार प्रदाता बन सके। यह भी हमारा प्रयास होगा। बिहार में सर शराबबंदी है और जब ये नियम लगाया गया था तब आप विपक्ष में थे। अब आपने एक सफर तय किया है, बाएं से दाएं आ गए सदन के अंदर। बतौर वित्त मंत्री ये फैसला कितना जस्टिफाइड लगता है, क्योंकि बिहार के पास आर्थिक रिसोर्सेज की कमी है? और देखिए जब नीतीश जी ने बिहार में शराबबंदी लागू की हम विपक्ष में थे जी, लेकिन हम लोगों ने साथ दिया था। हाँ साथ दिया था, याद है। देखिए गांव देहात के अंदर कितनी शांति। महिलाओं से जाकर पूछिए जो आधी आबादी है, जो घरेलू हिंसा से भारी कमी आ गई, तो रोड दुर्घटना में मरने वालों की संख्या घट गई। आए दिन जो छेड़खानी होती थी चौक चौराहों पर, आपको कि आज भी किसी की हिम्मत नहीं है कि वो शराब पीकर सड़क पर खुलेआम घूमकर गाली गलौज करता हुआ दिखाई पड़े। आज गुजरात, और ये तो हिम्मत की बात है, मैं नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि गुजरात में पहले से शराबबंदी लागू थी, उन्होंने उसको बरकरार रखा। तो बिहार में देखिए इसलिए हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं। इसलिए केवल राजस्व संग्रह करना यही हमारा उद्देश्य नहीं, लोगों में अमन, शांति, चैन बना रहे, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसकी कीमत पर अगर राजस्व की क्षति भी होती है तो वो भी स्वीकार्य होगा, लेकिन अमन चैन समाज में बना रहना, महिलाओं के प्रति जो घरेलू हिंसा है उसमें कमी आना, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है शराबबंदी की।
आप कह रहे हैं कि मैं काम गिनाऊंगा, काम के आधार पर मैंडेट लूंगा। ऐसा लगता नहीं है कि उनके ट्रैक से आप अलग जा रहे हैं और ये पॉलिटिकल एक नई ट्रैक खोलने की कोशिश की जा रही है एनडीए के द्वारा? नरेंद्र मोदी जी इस बार जिस प्रचंड बहुमत से जीत कर आए, तो गरीबों के लिए उन्होंने काम किया, और देखिए जो गरीबों के लिए काम करेगा गरीब उसका हमेशा याद रखेगा। गरीबों को, मसीहा को तो आपने जेल में डाल दिया, वो रांची में बैठे हुए हैं। इसे देखिए, वो जो थ्योरी थी वो बहुत गलत थ्योरी थी कि गरीब को तो सड़क पर नहीं चलना है, तुम तो पगडंडी पर चलोगे। बिहार को 25 साल पीछे लेकर चले गए लालू प्रसाद यादव। उनको लगता था कि जात पर वोट मिलता, ठीक है जाति फैक्टर है, मैं इनकार नहीं करता हूँ कि चुनाव के अंदर सामाजिक समीकरण एक फैक्टर है, लेकिन केवल वही फैक्टर नहीं है। इसे अगर विकास करेंगे तो समाज का जो सामान्य वर्ग है वो जाति से ऊपर उठकर वोट करता है। एनडीए उस सामाजिक समीकरण के साथ चुनाव में उतर रही है जिसके आधार पर लालू के वोट बैंक को ध्वस्त किया जाए। कितना दम है इसमें? देखिए, जब 2010 का चुनाव था उसमें तो लालू जी बाहर थे, बिहार में घूम घूम कर वोट मांग रहे थे, कितनी से 22 सीट पर पहुंच गए थे। तो जो राष्ट्रीय जनता दल बिहार में 150-160 सीट जीत कर आता था, लालू जी बाहर थे, सैकड़ों मीटिंग्स किया, वोट मांगा, फिर भी 22 पर पहुंच गए। इसलिए वो जमाना चला गया। तो लालू जी बाहर हो कि भीतर हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन समाज के सभी वर्गों का, नरेंद्र मोदी जी ने कहा, सबका साथ सबका विकास, और किसी एक समुदाय पर किसी का कोई मोनोपोली नहीं है। कितना मिस कर रहे हैं लालू प्रसाद यादव को, क्योंकि आप तो व्यक्तिगत तौर पे स्टूडेंट पॉलिटिक्स से उनके साथ हैं, अब कभी विरोध में कभी साथ में, लेकिन एम्बियंस तो लालू जी का रहा है आपके साथ हमेशा। इस बार कमी लग रही है? बाहर रहते तो चुनाव और रोचक आता, परिणाम वही होता जो उनके भीतर रहने पर, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लोगों का मनोरंजन होता, लोगों को चुटकुले, कथा, कहानी सुनने का मौका मिलता, अखबार वालों को बाइट्स मिलता, इससे ज़्यादा और कोई तो वो कमी तो महसूस हम लोग भी कर रहे हैं, हर आदमी महसूस कर रहा है। आपकी पार्टी में भी लगातार कभी कभी छिटपुट असंतोष की खबरें आती हैं, खासकर उनके द्वारा जिनको टिकट नहीं मिलता है। कोई संदेश जो टिकट से वंचित रह गए हों उनके लिए? देखिए, कल्चर बन गया बिहार के अंदर या देश के अंदर कि जिनको टिकट नहीं मिलता है वो निर्दलीय चुनाव लड़ने चले जाते हैं। मेरा उन लोगों से आग्रह कि धैर्य रखिए। अगर आज हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं तो 40 साल तपस्या की तरह यहाँ तक पहुँचे हैं। तो लोग बहुत जल्दबाजी में रहते हैं। अभी भी जो लोग मैदान के अंदर से मैं अपील करूँगा कि आप वापस आइए, वापस पार्टी आपको स्वीकार करेगी और मदद कीजिए, सरकार बनाने में मदद कीजिए। क्या कोई मजबूरी है कि हर चुनाव में भाजपा आतंकी, पाकिस्तान, कश्मीर की चर्चा करे? ऐसी कोई खास बात? कि मैं ये कहना चाहूँगा कि नरेंद्र मोदी एक पावरफुल व्यक्ति है, तो हम इस संदर्भ में कि उन्होंने इतने बड़े बड़े निर्णय किए, और ये व्यक्ति बीजेपी है तो भरोसा है, तो लोगों को हम भरोसा दिलाना चाहते हैं कि जब तक नरेंद्र मोदी सरकार में है, बीजेपी है, आपका बाल बांका नहीं होगा, हम विकास करेंगे, हम डाइवर्ट नहीं होंगे। बिहार को केंद्र की मदद लेकर जितनी ऊंचाइयों तक ले जाना है हम लेकर जाएंगे, जो वायदा करेंगे उसका क्रियान्वित करेंगे। तो उस संदर्भ में कश्मीर की चर्चा, 3 तलाक की चर्चा, बाकी तो असेंबली इलेक्शन है तो ये तो लोकल मुद्दों पर लड़ा जाएगा। वो आप लोग बार बार 15 साल पीछे का बिहार बताना चाह रहे हैं और अपोजिशन कहता है कि आप लालू का डर दिखाकर वोट लेना चाहते हैं। आखिर ऐसी क्या बात है लालू यादव के वो 15 साल के जंगल राज की चर्चा करना क्या इसलिए जरूरी है कि उनको मौका मिला तो उन्होंने क्या किया, उसकी तुलना होगी ना कि भाई हमको भी 15 साल मौका मिला, उनको भी 15 साल मौका मिला। आज वो लंबी लंबी जो बातें बोल रहे हैं तो लोगों को बताना जरूरी है ना कि उनके ज़माने में बिहार अंधेरे में किस तरह से गुप्त अंधेरे में रहा करता था, कैसी गड्ढों वाली सड़कें थी, कैसे अपहरण जो है ये उद्योग में बदल गया था, कैसे यहाँ पलायन होता था। तो इसलिए ये बताना आवश्यक है ताकि लोगों को मालूम पड़े कि वो कौन लोग और हम लोग कौन लोग। इसलिए कोई डर दिखाने की बात नहीं है। कितनी सीट का दावा कर पाते हैं? देखिए, हम लोग को तो उम्मीद है कि 3/4 की बहुमत से हम चुनाव जीतेंगे, प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएंगे, लेकिन स्टेबल गवर्नमेंट, 5 साल तक चलने वाली, मजबूती के साथ चलने वाली सरकार, और जिसका बहुमत 3/4 तक जा सकता है, इस प्रकार की सरकार बनाएंगे और हम जीत कराएंगे। कोई 3 चीज़ जो मतदाताओं से अपील हो कि जब वो वोट देने जाएं तो अपने जहन में याद रखें। नरेंद्र मोदी को याद रखें, नीतीश कुमार को याद रखें, भाजपा जदयू को याद रखें, हमारे 15 साल में हम लोगों ने जो मेहनत की है उसको ध्यान रखें। घर से निकलिए, वोटिंग के दिन वोट कीजिए और सही नेता को मौका दीजिए, और साथ में देखते रहिए मेरे साथ केकर सत्ता
केकर बारी।